टेम्परेचर्स राइज हो रहे, जंगल में आग लग रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे, और तो और फ्लडिंग और हरिकेन्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है? एक सेकंड, ये नॉइज़ कहाँ से आ रही है? ये भी जो चीज़ मैंने कही, फ्रीक्वेंसी सारी इंक्रीज़ हो रही है, फ्लडिंग की, वाइल्ड फायर्स की, ये सब कुछ हमें पता कैसे चलता है और इसका एक्चुअली फैक्चुअल और साइंटिफिक रिपोर्ट क्या है? ये हमें मिलता है आईसीसी, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी को ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये यूएन के अंडर आता है। इसे फाउंड किया गया था 1988 में, और इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। ये ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी रिपोर्ट्स निकाली है। इसका जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 से लेकर 2022 के बीच में निकाले गए थे, और इसके 3 पार्ट्स हैं। और ये रिपोर्ट को बोला जाता है 6 असेसमेंट रिपोर्ट, AR6। ये रिपोर्ट काफ़ी क्रूशियल होती है। AR6 ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, 10,000 पेज से भी ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बेसिकली कहती है कि अभी हमने क्लाइमेट को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है कि अब ये इनरिवर्सिबल है बहुत लंबे टाइम तक। अभी जो अर्थ के टेम्परेचर्स है वो इंक्रीज़ होते ही जाएंगे अगर हम लोगों ने ज़्यादा कोई एक्शंस नहीं लिए, हम लोग फॉसल फ्यूल ऐसे ही बंद करते रहे, हम लोग पोल्यूशन ऐसे ही करते रहे। ऐसे कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो क्लाइमेट को डैमेज कर रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुआ, बहुत सारे कंट्रीज से जो अपनी इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए, उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे दुनिया को। उसी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होता है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जाता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है। तीसरा डिफॉरेस्टेशन है। चौथा है हम लोग फॉसल फ्यूल्स का हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पांचवा है प्लास्टिक्स हद से ज़्यादा एनवायरनमेंट में है। आईपीसीसी हमें कौन कौन से अर्जेंट एक्शंस लेने बोल रही है? पहला तो होगा हमें ट्रांजिशन करना होगा फॉसल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में। दूसरा होगा हमें और अच्छे सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लानी होगी। तीसरा होगा हमें प्रोटेक्ट करना होगा नेचुरल हैबिटेट्स को, और बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स को जो हमने ख़त्म कर दिए उन्हें रिस्टोर करना होगा। चौथा होगा हम सब साथ में आके हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस काफ़ी कम करें। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अंदर कुछ ग्राफ दिए गए, कुछ प्रिडिक्शंस की है। वो लोग ने क्या बोला है कि अगर हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लाते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ में और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो जो टेम्परेचर्स है वो 2 और 3 के बीच में हो गए। अगर हम लोगों ने कुछ जगह पे एग्जम्पशंस दिया है तो वो 3 to 4 के बीच में रहेगा। और अगर हम लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ऐसे ही चलता रहा तो वो टेम्परेचर 6 to 8% बढ़ जाएंगे, ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर। ठीक है। हम लोग कब से ग्रीन हाउस गैसेस कर रहे थे? तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस होती है? पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और पांचवा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने CO2 एमिशन सबसे ज़्यादा किए थ्रू आउट हिस्ट्री? पहला है USA, दूसरा है चाइना, तीसरा है EU, चौथा है इंडिया, फिर बाकी एशियन कंट्रीज साथ में आती है, और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट आता है। अगर हम लोगों ने ये एमिशंस कम नहीं किए और कुछ एक्शंस नहीं लिए, तो ये तुम्हें जो रेड लाइन, जो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं ना बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, ये सारे पानी के अंदर हो गए पहली बात तो। और जो बाकी बची जगह होगी वहाँ पे कोई ना कोई कैटास्ट्रॉफिक आती रहेगी। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ काम किया रहेगा, कुछ ना कुछ कमिटमेंट दिया रहेगा। हाँ, इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस है उसको ज़ीरो कर देंगे 2070 तक। चाइना ने एम किया है नेट ज़ीरो 2060 तक। US गवर्नमेंट ने भी नेट ज़ीरो बोला है 2050 तक। और EU भी बोलता है कि हम लोग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी पे आ जाएंगे और हम लोग नेट ज़ीरो पे हो जाएंगे बाय 2050। अब हम लोगों ने आईपीसीसी तो देख लिया, अब हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग CCPI। ये CCPI जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रैंकिंग निकालती है हर साल कि कौन सी कंट्रीज़ कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट।
सो CCPI की मेथडोलॉजी क्या है? तो उसकी मेथोडोलॉजी 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा है एनर्जी यूज़, और चौथा है क्लाइमेट पॉलिसीज़। ये 4 फैक्टर्स पे वो अपने स्कोर्स देते हैं। और इनके परसेंटेज भी सुन लो तुम लोग। जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, वो 40% होल्ड करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज़ 20%, और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। इस तरीके से वो मेजर करते हैं और कंट्रीज़ को अपनी रैंकिंग देते हैं और स्कोर्स देते हैं। तो आप लोग को ये लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे। एक कमाल की बात क्या है पता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन खाली है, क्योंकि इन्हें लगता है कि फर्स्ट इनमें से कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो स्टार्टिंग के 3 पोजीशंस डिज़र्व करती। उन्होंने उतना अच्छा काम किया ही नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे, तो बहुत सारे अलायंसेस भी फॉर्म हो गए। उनमें से एक अलायंस है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है, और इनका बेसिकली एम यही है कि हम लोग सोलार पैनल्स पे फोकस करें। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे सूरज काफ़ी सारे महीनों तक रहता है। सो एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है। ये जो अलायंस है इसको कुछ कंट्रीज़ लीड करती है। उनमें से एक है इंडिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है USA, और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। सो मैं तुम लोग को एक और ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ शो करता है कार्बन एमिशंस को कहाँ से कहाँ तक, 1850 से लेके 2021 तक। यहाँ पे तुम लोग दे सकते हो। ये ग्रे पार्ट जो है वो फॉसल फ्यूल्स और सीमेंट का है, और दूसरा है लैंड यूज़ और फॉरेस्ट्रेशन है। यानी कि कितना ज़्यादा रेशियो है। अगर रेशियो ग्रीन पार्ट सबसे ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बात है। अगर फॉरेस्ट कम है और सीमेंट और फॉसल फ्यूल्स ज़्यादा है तो ये कार्बन एमिशंस को इक्वल अप नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे सबसे बुरा हालत है USA और चाइना का। फिर तीसरा ब्राज़ील आता है, सॉरी तीसरा रशिया आता है, और उसके बाद ब्राज़ील मैनेजेबल है काफ़ी, मतलब उन्होंने एमिशंस कंट्रोल कर सकते हैं। इंडोनेशिया का भी सेम हालत है। जर्मनी का काफ़ी बुरा हालत है। इंडिया का भी हम लोग एमिशंस ज़्यादा कर रहे हैं बट फॉरेस्ट कम है, और वैसे बाकी सारे कंट्रीज़ का हालत है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, जिन्हें बिजनेसेस और गवर्नमेंट अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉ के थ्रू। उनमें से पहला तरीका है फॉसिल फ्यूल्स को ग्राउंड में रहने देना। अब फॉसिल फ्यूल्स होता क्या है? फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल, गैस और ऑयल। आप जितना कम फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे और जितना कम उसे बर्न करोगे, उतना ही हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा रहेगा। और किसी भी कंट्री का इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो कंट्री बहुत बड़े डेंजर में है, एज ऑफ इकोनॉमी के थ्रू भी और एज ऑफ क्लाइमेट के थ्रू भी। अब फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड ना रहे, उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो डिराइव किया जाता है नेचुरल सोर्सेज से, लाइक सनलाइट, विंड, वाटर, उसे हम हायर रेट पर रीजनरेट करते हैं जितना वो एक्चुअल में कंज्यूम होगा। विंड पावर, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलार, बायो एनर्जी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। फॉसिल फ्यूल का यूज बंद करना है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना जरूरी है, जो कि क्लाइमेट के लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पर स्विच करना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, सो हमें अवॉइड करना चाहिए पर्सनल व्हीकल्स यूज करना। इंस्टेड हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। और एल्स इस चीज को टैकल करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, जिससे एज अ इंडिविजुअल हम हमारे एंड से क्लाइमेट को क्लीन एंड क्लियर रख सकते हैं। और तो और विंटर्स में घर वार्म करने के लिए ऑयल्स एंड गैस यूज होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, बट हमें इंसुलेशन टेक्निक्स यूज करना चाहिए। इंसुलेशन हमें वॉल्स में डालना चाहिए जिसके वजह से घर वार्म रहे, और हीटर से कम यूज करना चाहिए। कुछ सिचुएशन में हमें हीटर्स यूज करना पड़ सकता है क्योंकि हर टाइम रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होंगे, बट मोस्टली हमें इंसुलेशन प्लांट्स के थ्रू हमारे घर को वार्म करना चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम एज अ इंडिविजुअल वेगन डाइट पर शिफ्ट हो सकते हैं, और एल्स मीट कंजम्पशन एंड डेयरी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बिजनेसेस और फूड रिटेलर्स को फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव करना चाहिए और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे लोगों को हेल्प हो वेगन डाइट पर शिफ्ट होने में।
अपार्ट फ्रॉम दिस, हम एज अ इंडिविजुअल अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्रीज, क्योंकि एज वी ऑल नो ट्रीज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है और हार्मफुल गैसेस भी अब्जॉर्ब करता है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड ओजोन। इनडायरेक्टली ट्रीज एयर को प्योरीफाई करता है। सो जितना ज़्यादा हम ट्रीज प्लांट करें उतना अच्छा है, नेचर के लिए भी और हमारे लिए भी। हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनीज फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है बाय कटिंग ट्रीज एंड ओपनिंग देयर एनिमल फार्मिंग, सोया और पाम ऑयल प्लांटेशंस। गवर्नमेंट ये चीज़ को रोक सकती है बाय मेकिंग बेटर लॉस। जस्ट लाइक फॉरेस्ट, ओशन भी बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि ओशन लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है एटमॉस्फेयर से, जो हेल्प करता है क्लाइमेट को स्टेबल करने में। सो इन शॉर्ट, ओशन ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। क्लाइमेट चेंज बहुत से एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, जो कि अलग अलग चॉइसेस से आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, फैशन, फूड, जिसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई XYZ फैशन कंपनी है जिन्होंने इतने प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए जितना उनका रिक्वायरमेंट ही ना हो। सो इन शॉर्ट, कंपनीज को अपने कंजम्पशन रेट पर भी नज़र रखना चाहिए। इसके अलावा हमें प्लास्टिक रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ना यूज़ करने से पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी रिड्यूस हो जाएंगे, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए देखते हैं यूएन ने क्या गाइडलाइंस दिया है इंडिविजुअल्स के लिए ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन कहता है कि हम एज ए इंडिविजुअल क्लाइमेट के बेटरमेंट के लिए बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देम। सो द इंस्ट्रक्शंस आर: सेव एनर्जी एट होम, eat more vegetables, consider your travel, throw away less food, reduce, reuse, repair and recycle, change your home source of energy, switch to electric vehicle। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है, बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में पता चला, अलायंसेस के बारे में पता चला, और हमें ये भी पता चला कि हमारा फ्यूचर काफ़ी डार्क हो सकता है और इम्बैलेंस हो सकता है अगर हमने स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हद से ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा अभी नज़र में आ रहा है। सो हमें जल्दी एक्शंस लेना होगा और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हमें अपना ग्रोथ रखना होगा। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने कमिट किया है कि वो कार्बन एमिशंस को कम कर देंगे, नियर ज़ीरो कर देंगे। सो अब हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ अपना पर्सपेक्टिव रखना होगा और हमें उसी पे फोकस करना होगा। हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है एज अ सिटीजन्स भी, और एज अ गवर्नमेंट को भी ये करना होगा साथ में मिलके।